हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? देखिए, आपके सीआईबी एग्ज़ाम जो है वो 30 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। 30 नवंबर को आपका पहला पेपर है एबीएम का। उसके बाद आपके बीएफएम का पेपर है, फिर आपके दो पेपर लगातार हैं और वो दो पेपर हैं एबीएफएम और बीआरबीएल के। 21 को फिर आपका इलेक्टिव पेपर है। तो देखा जाए क्रूशियल पॉइंट, देखिए पहला पेपर आपको अच्छा देना है क्योंकि वो आपको मोटिवेट करता है हमेशा। ठीक है, फर्स्ट पेपर आपने मेहनत की, उसमें पेपर को अटेम्प्ट किया, पेपर क्लियर हो गया आपका, तो मोटिवेशन वहां से मिला, वो बाकी पेपर्स के लिए आपको काफी हेल्पफुल रहता है आपके लिए। देखिए, लेकिन दो पेपर आपके लगातार हैं और वो है एबीएफएम और बीआरबीएल का, 13th एंड 14th। आपकी कोशिश होनी चाहिए इन दो पर ज्यादा फोकस करें क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा बिल्कुल भी। बीएफएम के पेपर के बाद कुल मिलाकर आपके पास 5 दिन बचेंगे और 5 दिन के भीतर आपको दो पेपर अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए आपकी प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए और इस कारण से हम और हमारी टीम डबल इंक्रीमेंट सीरीज के तहत आपके लिए केस स्टडी की शुरुआत कर रही है। केस स्टडी और न्यूमेरिकल्स आपके लिए ला रहे हैं हम। इससे पहले आपने मॉड्यूल ए के जो केस स्टडीज थी वो पढ़ी। मॉड्यूल ए पूरा थ्योरेटिकल है। आज हम मॉड्यूल बी की शुरुआत कर रहे हैं, पहली क्लास है आपकी मॉड्यूल बी के तहत। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में बोल सकते हैं न्यूमेरिकल्स, जिसकी मदद से आप एग्जाम में आने वाले सवालों को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो पे बैक पीरियड का है। तो देखिए, पहली क्लास है मॉड्यूल बी की, केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल। लेक्चर नंबर 1 है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं आज हम। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर लेक्चर के तहत कौन से टॉपिक पर हम फोकस करेंगे, तो वो टॉपिक है आपका पे बैक पीरियड। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मॉड्यूल बी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से क्योंकि यहाँ से आपको लॉजिकल क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, केस स्टडीज भी मिल सकती हैं, एमसीक्यूज, और न्यूमेरिकल की संख्या काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। मैं मॉड्यूल बी में जो पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स हैं एट द एंड ऑफ द सेशन उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन आज का एक टॉपिक हमें फोकस करना है क्योंकि एक एक करके टॉपिक पर फोकस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और परफेक्शन आपको मिल जाएगी। देखिए, आपके एग्जाम्स 30 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। 7 नवंबर दिसंबर को आपका दूसरा पेपर है बीएफएम का। 13 दिसंबर को आपका एबीएनएफएम एंड 14th ऑफ दिसंबर को आपका बीआरबीएल का पेपर। 21 को आपको अच्छा खासा समय मिला है इलेक्टिव पेपर के लिए। उसके बाद आप इन एग्जाम से थोड़ा सा मुक्त हो जाएंगे और आपके लिए कुछ प्लान किया है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो मॉड्यूल बी का वो टॉपिक जो हम आज के दिन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पे बैक पीरियड। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको इसके बाद मिलेगा। देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने से पहले, उसे समझने से पहले आपको उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना होता है। पे बैक पीरियड होता क्या है? पे बैक पीरियड उस टाइम की बात कर रहे हैं जो कि आपके द्वारा किए गए किसी भी इन्वेस्टमेंट को आपको वापस करता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि आपके द्वारा किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो इन्वेस्टमेंट आपको वापस कितने समय में मिल जा रहा है, कितने टाइम में मिल जा रहा है, उस टाइम को हम पे बैक पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी जो कि पे बैक पीरियड से संबंधित बहुत ही खास है। जैसे कि आप केवल उस टाइम के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं जिस टाइम में आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल जाए। उसके बाद क्या कैश फ्लो आ रहा है प्रोजेक्ट से, इस पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। दूसरी बात, हम यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, उसे यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाता है। तो वन बाय वन करके सारी बातों को हम कवर करते हैं। पेबैक पीरियड इज द पीरियड एट द एंड ऑफ विच द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज एंटायरली रिटर्न टू द इन्वेस्टर। यानी कि किसी भी इन्वेस्टर के द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया हो शुरुआत में, वो कितने टाइम में उस इन्वेस्टर को वापस मिल जा रहा है, उस टाइम को हम पेबैक पीरियड का नाम देते हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द नेट कैश फ्लो फॉर ईच ऑफ द ईयर्स ऑपरेशन। देखिए, यहाँ पर नेट कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिल रहा हो। ऐसा हो सकता है कि आपका कैश फ्लो नेगेटिव जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर नेट कैश फ्लो की चर्चा करते हैं, नेट कैश फ्लो की बात करते हैं। अगली बात, व्हेन द कम्युलेटिव कैश फ्लो इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट। कम्युलेटिव कैश फ्लो का मतलब है कि आपके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है उस पर पहले वर्ष में जो भी आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है, रिटर्न प्रॉफिट जनरेट हुआ है, सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है, फर्स्ट ईयर वाला प्रॉफिट आप उसमें ऐड ऑन कर देंगे और इसी तरह से प्रोसेस को आगे करें बढ़ाएंगे। जब आपका नेट कैश फ्लो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या फिर कट ऑफ पॉइंट, और उसी को हम कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो व्हेन द cumulative cash flow is equal to the investment is considered to be written and no further। no further का मतलब उसके आगे हम यहाँ पर जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इट इज टू बी रिमेंबर्ड
दैट बोथ द पॉजिटिव और नेगेटिव कैश फ्लो आर टू बी एडेड। मैंने वही बात बोली कि आपके द्वारा कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया गया तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही मिलेगा वहां से। ऐसा हो सकता है कि किसी एक वर्ष में नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट हुआ, बाकी में पॉजिटिव हुआ, तो हमें नेट कैश फ्लो ऐड करना, और नेट कैश फ्लो जोड़ने के बाद आपका अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ रहा है तो हम उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। Till the total net cash flow equals the amount of the initial investment. In other words, it is the cumulative cash flow which has to be equal to the investment. ये cumulative cash flow होना चाहिए जो कि initial investment के बराबर होना चाहिए। लेकिन अब ये सोचिए कि अगर किसी प्रोजेक्ट में आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है, किसी प्रोजेक्ट में आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है, और और मान लीजिए आप इन्वेस्टर हैं और आपके द्वारा किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया गया है। आप इन्वेस्टर हैं, आपके द्वारा एक प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, प्रोजेक्ट है एबीसी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्या है? एबीसी। अब आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, जो फिनेंशियल्स दिए गए हैं कि ये प्रोजेक्ट 4 वर्ष का है और चारों साल जो कैश फ्लो यहाँ से जनरेट हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, 2 लाख हो रहा है। तो आपके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया, मान लीजिए वो 8 लाख था, आपने इस प्रोजेक्ट में 8 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 4 साल का प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट से जो हर वर्ष कैश फ्लो जनरेट हो रहा था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, वो क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। अगर इस प्रकार की सिचुएशन आपको दी गई हो तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जब कैश इनफ्लो आपका इक्वल है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 8 लाख का है, और आपसे बोल दिया जाए कि आप कैलकुलेट करिए पे बैक पीरियड के बारे में, आपको पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, तो क्या किया जाता है इसमें? इसमें जो भी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी होता है उसे आप न्यूमरेटर में रखते हैं, और जो एनुअल कैश इनफ्लो है, एनुअल कैश इनफ्लो का मतलब है कि हर साल सेम है तो आपको इसे कमुलेट करने की जरूरत नहीं है। इनिशियल इन्वेस्ट आपका जो एनुअल कैश फ्लो होता है, एनुअल कैश फ्लो, क्या करेंगे आप? इसे डिवाइड कर देंगे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 8 लाख का है, एनुअल कैश फ्लो आपका 2 लाख का है, आपका आंसर कितना आ गया? 4। तो 4 ईयर जो है, 4 वर्ष जो है, वो क्या है यहाँ पर? पे बैक पीरियड है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल में आधे नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 0.5 मार्क्स का, अगर आपको न्यूमेरिकल में दिया गया है एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी गई है और जो कैश फ्लो दिया गया है वो कैसा है? कैश फ्लो आपका इक्वल है थ्रू आउट द ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट्स। आपको सिंपली इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो करना है और आपको पे बैक पीरियड मिल जाएगा। लेकिन अब समझने वाली बात है कि पे बैक पीरियड इतना आसान भी नहीं है, इससे आपको कई बातों को जानना भी जरूरी है। क्या की फीचर्स हैं इसके? तो जो की फीचर्स हैं वो आपके सामने हैं, वन बाय वन करके इन की फीचर्स को हम समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, दिस मेथड इज सिंपली आइडेंटिफाइज द पीरियड इन विच द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इज फुली रिकवर्ड। ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं ये क्या बताता है? ये मेथड उस टाइम पीरियड के बारे में बताता है, उस पीरियड के बारे में जानकारी देता है जिसमें आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो फुली रिकवर्ड हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इट डज नॉट टेक टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि क्या पेबैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है? तो आप बोलेंगे कि नहीं, पेबैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता। भाई पैसा, अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो वहाँ दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, एक टाइम और रिस्क। ठीक है, बट आपको बस ये पता करना है कि आपका पैसा कितने समय में रिटर्न हो रहा है, तो यानी कि आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पता नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर इस बात को रखा गया कि डज नॉट टेक टाइम वैल्यू ऑफ मनी। द थर्ड वन इज this method is simple concept. This is suitable for small businesses where it is not worth spending more time and money to make more detailed और scientific analysis. आमतौर पर देखा जाए तो पेबैक पीरियड छोटे, आमतौर पर बोला है मैंने, ये नहीं बोला है कि ओनली, ये ओनली वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। आमतौर पर जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं, दिस पेबैक पीरियड इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस जो हैं वहां पर ये सुटेबल माना जाता है, जहां पर ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, और आप ज़्यादा एनालिसिस करने पर समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अगली बात, फोर्थ, द शॉर्टर द पीरियड फॉर रिकवरी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेसर इज द रिस्क। किसी प्रोजेक्ट में आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है और कम समय में आपका इन्वेस्टमेंट आपको रिकवर हो जा रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जितना कम
पेबैक पीरियड होगा उतना कम रिस्कियर प्रोजेक्ट है आपका। लेकिन जितना लेंदी आपका पेबैक पीरियड होगा उतना रिस्कियर प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी दी गई। ये पॉइंट भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे पेबैक पीरियड से संबंधित एक एमसीक्यू देकर मल्टीपल हो सकते हैं कि लेंदी स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि पेबैक पीरियड से संबंधित सही नहीं है। अगली बात, पांचवा पॉइंट आपके सामने है। पेबैक पीरियड मेथड इग्नोर्स द कैश फ्लो बियॉन्ड द पेबैक पीरियड, यानी कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिस टाइम पर वापस रिकवर हो गया उसके बाद कैश फ्लो क्या आ रहा है इस पर फोकस नहीं किया जाता है, इसे इग्नोर कर देता है। यानी कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट आपका पेबैक पीरियड है, हम यहाँ पर क्या पता करते हैं, एक तरह से हम ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में जानकारी पता करते हैं। क्या पता कर रहे हैं हम? ब्रेक इवन पॉइंट पता कर रहे हैं, या फिर दूसरी भाषा में बोला जाए तो हम कट ऑफ पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम कट ऑफ पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। तो हम कट ऑफ पॉइंट या ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन की बात की जाए। ठीक है, अब पेबैक पीरियड का जो फॉर्मूला आपके सामने वो क्या है, देखिए। अमाउंट टू बी इनिशियल इन्वेस्टेड, जो भी अमाउंट आपके द्वारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया गया है, और एस्टिमेटेड एनुअल नेट कैश इनफ्लो पर ईयर। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये वाला फॉर्मूला उस एग्जांपल पे सेट हो जाएगा। अगर आपको दिया गया है कि आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और एनुअल नेट कैश फ्लो जो ईयर आ रहा है, पर ईयर आ रहा है, वो 1 लाख का है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके द्वारा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया है और एनुअल नेट कैश फ्लो पर ईयर जो है वो 1 लाख आ रहा है, तो इसका मतलब 10 ईयर्स, 10 वर्ष आपका क्या हो गया, 10 ईयर्स हो गया आपका पेबैक पीरियड। जितना लेंदी पेबैक पीरियड होगा उतना रिस्कियर प्रोजेक्ट होगा, जितना शॉर्टर पेबैक पीरियड होगा उतना लेस रिस्की प्रोजेक्ट। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं और आपके सामने एक न्यूमेरिकल रखते हैं, और इस न्यूमेरिकल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में अगर कमुलेटिव कैश फ्लो पर बेस्ड चीजें पूछ ली गई तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे जानकारी दी गई है। अ बैंक इज इवेल्युएटिंग अ लोन प्रपोजल फ्रॉम एक्स वाई जेड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। तो बैंक के द्वारा एक प्रपोजल है, एक्स वाई जेड लिमिटेड लिमिटेड जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका प्रपोजल जो है वो इवेल्युएट करना है फॉर इंस्टॉलिंग एन ऑटोमेटेड पैकेजिंग मशीन। ये कंपनी जो है एक ऑटोमेटेड पैकेजिंग मशीन को इंस्टॉल करने जा रही है। इसके लिए एक लोन का प्रपोजल आया है और उस लोन प्रपोजल को इवेल्युएट करना है इस बैंक को। द फर्म एक्सपेक्ट्स टू इंक्रीज इट्स एनुअल कैश इनफ्लोज ड्यू टू कॉस्ट सेविंग्स एंड हायर एफिशिएंसी। मतलब कंपनी बता रही है कि हमारी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है और हम एक तरह से सोच समझ के खर्च कर रहे हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वर्षों में हमारा जो एनुअल कैश इनफ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 48 लाख, 48 लाख प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। एस्टिमेटेड एनुअल कैश इनफ्लोज क्या है उसके बारे में हम अगले स्लाइड में आपको जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ईयर वाइज ये 1 2 3 4 5 ईयर दिए गए हैं। कैश इनफ्लो क्या है ये लाख में दे दिया गया है, समझ लीजिए ऐसे। तो फर्स्ट ईयर के लिए कैश इनफ्लो जो है 10 है, सेकंड ईयर के लिए 12 है, थर्ड के लिए 14 है, फोर्थ के लिए 16 है एंड फिफ्थ के लिए 18 है। आप देख रहे हैं कैश इनफ्लो जो है वो क्या है, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब ये आप समझ चुके हैं कैश इनफ्लो बराबर नहीं है, और आपको वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है यहाँ पर कि एनुअल जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल नेट कैश फ्लो पर ईयर, वो आपको यूज नहीं करना है। वो तब यूज करना है जब कैश फ्लो बराबर हो, सेम हो। ठीक है, द कंपनी फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ एक्सेप्टिंग प्रोजेक्ट्स ओनली इफ। देखिए ये कंपनी एक पॉलिसी फॉलो कर रही है ऑफ एक्सेप्टिंग प्रोजेक्ट्स ओनली इफ द पे बैक पीरियड इज 4 ईयर्स और लेस। जो बैंक है, ठीक है जी, वो इस पॉलिसी को फॉलो कर रहा है कि अगर पे बैक पीरियड 4 वर्ष या उससे कम हो तब एक्सेप्ट किया जाएगा प्रपोजल, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अब कमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट करना है और फिर पे बैक पीरियड तक पहुंचना। हमारे साथ वो साथी बैंकर्स जो हमारे पेड बैच में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पढ़ चुके हैं, उनके लिए इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को करने का काम मुश्किल से 1 मिनट का है। ज़्यादा बता दिया है, मुश्किल से 1 मिनट। ठीक है, आज हमारे साथ जुड़ जाइए आप। आज हमारे साथ इस यूट्यूब क्लास में जुड़कर आप पढ़ सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, और एग्जाम में अगर 1.5 मार्क या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आपको जब भी इस प्रकार का कैश इनफ्लो दिया जाए जो कि सेम नहीं है, बराबर नहीं है,
ठीक है, और आपको बोला जाए कि पे बैक पीरियड कैलकुलेट करिए, तो आपको कम्युलेटिव कैश फ्लो वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। कैसे फॉलो करेंगे, पहले मैं आपको रफली बता दूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए पहली चीज, तो फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो कितना है 10। अगर हम कम्युलेटिव कम्युलेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो ये तो 10 ही हो गया आपका। सेकेंड ईयर में कितना है 12, तो कम्युलेट का मतलब पहले वाला आपका ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। दूसरे में क्या है 14 है, 14 है। अब 22 में 14 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा आपका। ये 36 में 6 जुड़ेगा आपका, 16 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका 52। कितना हो जाएगा 52, और 18 अगर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 70। तो अगर हम कम्युलेटिव कैश फ्लो को देखें तो देखिए पहले वर्ष में 10 ही है, दूसरे में 22 हो गया, 36 हो गया, 52 हो गया, 70 हो गया। आपने कम्युलेटिव कैश फ्लो जनरेट पता कर लिया है। अब आपका इन्वेस्टमेंट जो था वो कितना था, इन्वेस्टमेंट था आपका 48 लाख, मान लीजिए 48 लाख इन्वेस्टमेंट था। हमें ये पता करना है कि वो कौन सा ईयर है जिस ईयर तक हमारा 48 लाख रिकवर हो जाए। तो देखिए 48 एग्जैक्ट तो कहीं नहीं दिख रहा हमें, 36 यहाँ पर है और 52 यहाँ पर है। इसका मतलब जो भी हमारा पेबैक पीरियड होगा वो 3 वर्ष और 4 वर्ष के बीच में है, और वो कुछ 3+ ईयर्स पेबैक पीरियड होगा, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है। तो जब भी इस प्रकार की सिचुएशन आए, जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 48 लाख, और जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम कैश इनफ्लो वाला ईयर है 36, सबसे पहला काम क्या करना होता है हमें 48 में से आपको 36 को माइनस कर लेना है। यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 12 लाख। ये डिफरेंस है, ये क्या है, डिफरेंस है। अब आपने पहला काम कर लिया है। अब आपको ये देखना है जो चौथा नेक्स्ट ईयर है, फोर्थ ईयर है, उसमें कैश इनफ्लो कितना है 16 है। कितना है 16। इसको डिवाइड कर दीजिए डेनोमिनेटर में, ये 16 रख दीजिए। अब जो वैल्यू आ रही है आपकी, जब आप इसे करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3/4 आएगी। 3/4 का मतलब ये आएगा 0.75, क्या आएगा 0.75 ईयर। मैंने आपको ये बताया था कि भाई हमारा जो पे बैक पीरियड है वो 3 और 4 के बीच में, यानी 3+ में ही है। तो 3+ ईयर प्लस 0.75 ईयर, तो ये आंसर क्या आएगा 3.75 ईयर्स। एक बार फिर से सारी बातों को ध्यान रखिएगा। आपका जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 48 लाख, आपको ये देखना है कि ये इससे पहले वाला जो कैश फ्लो है वो किस ईयर में है। तो देखिए 36 है, अगर आप इससे आगे बढ़ेंगे तो कैश फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 48 से एक्सीड कर जाएगा, तो आपको पहले वाला 36 वाला लेना है। जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और जो यहाँ पर कम्युलेटिव कैश फ्लो है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 12, उसे न्यूमरेटर में रख दीजिए। और जो अगला वर्ष है यानी कि चौथा वर्ष है, इसमें जो कैश फ्लो था, कैश फ्लो कम्युलेटिव नहीं 16, आपको डेनोमिनेटर में रखना है। जो वैल्यू आएगी इसको इस वाली वैल्यू में जोड़ देना है। तो 3+0.75 ईयर 3.75 ईयर्स, तो ये आपका पे बैक पीरियड है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, क्या पूछा गया था, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन ये पूछा गया साथियों, द कंपनी फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ एक्सेप्टिंग प्रोजेक्ट्स ओनली इफ द पेबैक पीरियड इज 4 ईयर और लेस। तो आप देखिए पेबैक पीरियड आपका 4 वर्ष से कम है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंपनी एक्सेप्ट करेगी। इसको इवेल्युएशन किया जा रहा है इसका, और इसके हिसाब से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। बेस्ड ऑन द पेबैक पीरियड मेथड शुड द बैंक रिकमेंडेड recommend the project for approval? Yes, because the payback period is less than 4 year. No, because the payback period exceeds 4 years. Yes, because the cumulative cash inflow exceeds the project cost in year 3. No, because cash inflows are uneven and cannot be evaluated using the payback period. तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए फर्स्ट। तो फर्स्ट आंसर आपका एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो पेबैक पीरियड है वो 4 वर्ष से कम है, लेस देन 4 ईयर है। अभी तो हमने जो किया है वो देखिए रफली किया आपके सामने, आपको भी ऐसे ही करना है। कुल मिलाकर आपको फटाफट कम्युलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट करने हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखना है, वो ईयर देखना है जहां पर इससे कम कैश फ्लो आ रहा है, दोनों का डिफरेंस देखना है, उसे न्यूमरेटर में रखना है। नेक्स्ट ईयर वाले में जो कैश फ्लो है उसे डेनोमिनेटर में रखना है, और डिवाइड करके आंसर निकालना है। 3 ईयर, या अगर ये 3 ईयर है तो 3+ ऐड कर दीजिए, 3.75 ईयर आ गया। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं एक बार। आपके सामने देखिए पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, ये ईयर दिया गया है, ये कैश इनफ्लो दिया गया है।
ठीक है, ये क्या दिया गया है, कैश इनफ्लो दिया गया है, कैश इनफ्लो दिया गया है 10 12 14 16 18। आपने क्या किया, कम्युलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट किया, 10 का 10 रहा, 22 36 52 70। हमें कैलकुलेट कितना कर रहा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, 48 ईयर्स का है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका साथियों, वो 48 ईयर्स है, 48 लाख है, सॉरी कितना है, 48 लाख है। अब हमें ये देखना है कि 48 लाख कहाँ पर आ रहा है, के बीच में आ रहा है, यानी कि 3+ ईयर ही पे बैक पीरियड होगा, 4+ ईयर तो हो नहीं सकता। तो ये तो क्लियर हो गया कि देखिए स्टेप 1 48 हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 36 हमारा थर्ड ईयर का कैश फ्लो है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12। टिल थर्ड ईयर कैश इनफ्लो 36 है, पे बैक पीरियड जो है वो 3+ ईयर्स में ही आएगा। स्टेप 1 में 48 माइनस 36 किया आपने, 12 आ गया। स्टेप 2 में जो भी 12 आई है वैल्यू, और जो फोर्थ ईयर का कैश फ्लो इसे डेनोमीटर में रखा, वैल्यू जो आ रही है 3/4 ईयर्स। स्टेप थर्ड में जो भी आपका 3 ईयर्स था प्लस 0.75 ईयर किया, आपका आंसर कितना आ गया, 3.75 ईयर आ गया। इसका मतलब बैंक के द्वारा इस प्रोजेक्ट को, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पे बैक पीरियड है वो 4 वर्ष से कम है। कहा गया था एक्सेप्ट तब किया जाएगा जब 4 या 4 वर्ष से कम हो, तो 4 वर्ष से कम पे बैक पीरियड है। जब भी पे बैक पीरियड आपका शॉर्टर होगा, प्रोजेक्ट रिस्कियर कम है। पे बैक पीरियड लेंदी है तो इसका मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिस्कियर है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है इस समय। ठीक है साथियों, अब अब आपको जानकारी दी जाती है। देखिए आज है 19 तारीख, आज 19 नवंबर है। आज 3 ईयर सेलिब्रेशन प्लस अब जो आपका चिल्ड्रंस डे सेल थी वो दोनों ही समाप्त हो रही। अप टू 60% तक का ऑफ मिल रहा है आपको सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर। तो देर ना करें, आप अगर महापैक के साथ जुड़ते हैं, वो जितने भी बैंकर्स हमारे जो जीआईबी क्लियर कर चुके हैं, है ना, तो उनके लिए महापैक बेस्ट है। तभी पर आपको अच्छा खासा ऑफ मिल रहा है। देखिए अगर आप सीआईबी क्रैश कोर्स पर फोकस करते हैं और टारगेट कर रहे हैं 30 नवंबर से शुरू हो रहे सीआईबी एग्जाम की, तो आपके लिए ये जो सब्सक्रिप्शन है ये 1999 में नहीं, इस ऑफर के तहत आपके लिए सब्सक्रिप्शन मात्र 1799 में उपलब्ध है। तो 17,999 में आप इस ऑफर के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, अपनी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन आप उसके साथ जुड़ के कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्रैश कोर्स के साथ जुड़ेंगे तो जो 4 मेन पेपर हैं केवल वही आपको यहाँ पर मिलते हैं। महापैक में आपको इलेक्टिव पेपर भी मिल जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल पेपर के साथ जुड़ना चाहते हैं उस पर भी आपको अच्छा खासा ऑफ मिल रहा है। तो यहाँ पर कॉस्ट मेंशन की गई है, वो एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, वो उससे जो भी एक्चुअल प्राइस है वो इससे कम है। ठीक है, तो नियर अबाउट 599 में आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जैब_कैब बाय भास्कर सर। इसके साथ जुड़कर आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज, अपने एग्जाम से संबंधित, पेपर से संबंधित पूछ सकते हैं। आज की क्लास में हमने पे बैक पीरियड के सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किए हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। अगली क्लास में मैं आपके लिए लेवरेज बेस्ड बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स लाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लॉजिकल बातें डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपके मॉड्यूल बी से ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकें। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। होप सो आप सभी साथियों को सारी बातें क्लियर हैं। और सेशन के एंड में सेशन को लाइक कर दीजिएगा, साथियों को सेशन शेयर करिए, चैनल को ज्वाइन करिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने बैंकिंग करियर में लगातार ऊंचाइयों को छूते रहिए। विश ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।